નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સીએનબીસી બજાર અને આપ ખાસ કરીને જોડાયા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ શોમાં અને આપની સાથે પ્રોપર્ટી ગુરુ લઈને હાજર છું હું ઝરણા અલકંઠી। તો આજના શોની અંદર આજે આપણે નાઇટ ફ્રેન્કના એક ક્વાર્ટર 3ના રિપોર્ટની વાત કરવાના છે કે રેસિડેન્શિયલ માર્કેટ માટે ખાસ કરીને આ ક્વાર્ટર 3 કયું રહ્યું છે, એટલે કે જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2024નો જે સમયગાળો છે એમાં રેસિડેન્શિયલ માર્કેટનું પરફોર્મન્સ કેવું રહ્યું છે આ અંગે આપણે ડિટેલની અંદર ચર્ચા કરવાના છે। આ ચર્ચામાં આપણી સાથે નેશનલ ડિરેક્ટર રિસર્ચ નાઇટ ફ્રેન્કના વિવેક રાઠી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। વિવેકજી, આપનું સ્વાગત છે सीएनबीसी बाजार पर। અને જે રીતના अपना दरेक क्वार्टर आपके जो हर क्वार्टर के रिपोर्ट है आप हमारे साथ यहाँ इस शो में डिस्कस करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वार्टर 3 का रिपोर्ट जो आप लेकर आए हैं, क्या फाइंडिंग्स रहे हैं इस रिपोर्ट के? इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो लग रहा है कि बहुत अच्छा क्वार्टर ये भी रहा है। सेल्स की अगर बात करें तो मुख्य क्या कारण रहे हैं इस क्वार्टर के रेसिडेंशियल सेल्स में के लिहाज से या ओवरऑल अच्छे परफॉर्मेंस के? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 3 सितंबर क्वार्टर की, जहाँ पे हाउसिंग सेल्स का जो माहौल है वो बरकरार रहा। स्ट्रॉन्ग जो माहौल चला है लास्ट 4 सालों से, हाउसिंग मार्केट इंडिया में और ग्लोबली भी एक अप साइकिल पे है। कुछ चैलेंजेस ज़रूर आने लगे थे लास्ट 1 डेढ़ सालों में, चाहे वो बढ़ती हुई प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर के या फिर जो साल डेढ़ साल से मॉर्गेज कॉस्ट, जो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स है, उनके बढ़ने के वजह से उनका भी इम्पैक्ट आया है। लेकिन वो एक सेगमेंट है मार्केट का, जो लोअर सेगमेंट, मिड सेगमेंट, जहाँ पर उभर कर आया है। लेकिन जो हाईएस्ट एंड सेगमेंट है, 1 करोड़ के ऊपर के मकान, वहाँ पर तेज़ी बरकरार रही और उसी सेगमेंट ने मार्केट को एक नए लेवल पर पहुँचाया है। ओके, तो આપણે અહીંયા આગળથી જે મુખ્ય આ રિપોર્ટના ફાઇન્ડિંગ્સની વાત કરીએ તો એક સારું ક્વાર્ટર રહ્યું છે અને ખાસ કરીને જે મોંઘા ઘરો છે, લક્ઝરી ઘરો છે, એની અંદર સારો ઉછાળો આપણને વેચાણની અંદર દેખાયો છે અને એને કારણે આ માર્કેટની અપસાઇડ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। विवेक जी, थोड़ा डिटेल में डेटा समझ लेते हैं। टॉप सिटीज़ की इसमें आपने इस रिपोर्ट में आपने बात की है, किस तरीके का अगर हम सेल्स के हिसाब से देखें, कौन सी सिटी में किस तरीके का सेल्स आपने इस रिपोर्ट में पाया है? तो इसमें मुख्य जो शहर है, उनमें अगर देखा जाए तो मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इन शहरों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। इन सभी मार्केट्स में हमने ग्रोथ देखी है। जो थोड़ी मंदी देखी गई इस क्वार्टर में, वो एनसीआर मार्केट में, नेशनल कैपिटल रीजन मार्केट में देखी गई, जहाँ पर सेल्स का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है इस बार। हालाँकि हम इसे ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते हैं अभी भी, क्योंकि ये देखना होगा कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में कैसा ट्रेंड रहता है। उम्मीद है कि जो कैटलिस्ट है, पर्टिकुलरली लोअर सेगमेंट और मिड सेगमेंट के पार्टिसिपेशन के लिए, वो फिर से कुछ मार्केट सेगमेंट्स में उभर कर आएँगे। लेकिन ओवरऑल सारे ही बड़े मार्केट्स में ये देखा गया कि प्रीमियम सेगमेंट हर मार्केट में, इंक्लूडिंग एनसीआर, जहाँ पर ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम कम हुई, वहाँ पर भी प्रीमियम सेगमेंट की ग्रोथ जारी रही। और दूसरे मार्केट्स में जो मुंबई को अगर छोड़ दें, जहाँ पर मिड सेगमेंट ने भी अच्छी सेल्स परफॉर्मेंस दिखाई, उसके अलावा बाकी मार्केट्स में मिड और लोअर सेगमेंट्स में डिक्लाइन देखी गई। ઓકે, તો શહેરો વાઇઝ પણ અહીંયા આગળથી આપણે જે રીતે અહીંયા આગળથી ડેટા આપણે સ્ક્રીન ઉપર પણ જોઈ શકીએ છીએ, અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે મુંબઈની અંદર આ ક્વાર્ટરમાં 9%ના વેચાણ આ રિપોર્ટ મુજબ આપણને જોવા મળે છે, વધતા દેખાઈ રહ્યા છે। 9% જેટલા વેચાણ, પુણેમાં 1%, બેંગ્લોરમાં 11% જેટલા આ ક્વાર્ટરમાં વેચાણ વધ્યા છે। એનસીઆરમાં આ વેચાણની અંદર ઘટાડો થયો છે। આ ઉપરાંત બીજા શહેરોમાં હૈદરાબાદ, અમદાવાદ, કોલકાતા અને ચેન્નઈ છે, અહીંયા પણ આપણે 9થી 14%ની વચ્ચે આ ક્વાર્ટરમાં વેચાણ વધતા જોયા છે। અમદાવાદની વાત કરીએ તો 11%। તો આ નાઇટ ફ્રેન્કના क्वार्टर 3 रिपोर्टनी આપણે यहाँ करती बात करी रहा है। विवेक जी, लॉन्च के हिसाब से अगर हम बात करें, लॉन्चेस के हिसाब से किस तरीके का डेटा आपने इस रिपोर्ट में फाइंड किया है, क्या फाइंडिंग्स रहे हैं लॉन्चेस के हिसाब से? तो देखा ये गया कि डेवलपर कम्युनिटी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। कस्टमर्स के माहौल को देखते हुए सेल्स हो रही है और इसी के वजह से लॉन्चेस में भी ग्रोथ हुई है इस पीरियड में। ख़ास करके जो हायर सेगमेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं,
1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ वाले मकानों की डेवलपमेंट को लेकर के, वहाँ पे एक्टिविटी में तेज़ी आई है और ये सारे मार्केट्स में देखा गया है। कुछ मार्केट्स हैं जैसे कि एनसीआर जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा माहौल कम हुआ नए लॉन्चेस का क्योंकि पिछले साल, डेढ़ साल में काफ़ी लॉन्चेस हुए भी थे। लेकिन इसके अलावा बाकी सब मार्केट्स में तेज़ी बरकरार है लॉन्चेस को लेकर। ઓકે, તો લોન્ચીસ પણ આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે અમુક જગ્યાઓને, અમુક શહેરોને બાદ કરતાં બાકી જગ્યાએ આપણને લોન્ચીસ પણ સારા પ્રમાણમાં થતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો એનસીઆરની અંદર લોન્ચીસ પણ ઓછા છે અને વેચાણ પણ ઓછા છે. તો આ બંનેમાં એક એનસીઆરને છોડીને બાકીના શહેરોની અંદર આપણે રેસિડેન્શિયલ ક્ષેત્રે ખાસું આપણે માર્કેટની અંદર ઉછાળા સાથેના કારોબાર થતા જોઈ શકીએ છીએ. તો એક આ વાત આપણે Q3ની કરી રહ્યા છે. प्राइस की अगर विवेक जी बात करें, प्राइस में भी क्या बढ़ोतरी हुई है या जो सेल्स बढ़ रहा है तो प्राइस कंपैरेटिवली हमें स्टेबल पाए गए हैं? किस तरीके की फाइंडिंग्स है आपकी प्राइसेस को लेकर? तो प्राइसेस में जो बढ़ोतरी का माहौल था 2021 से शुरू हुआ था, 2021, 22, 2023 में भी प्राइसेस बढ़े। अब वो जो रफ्तार है भावों के बढ़ने की वो ज़रूर थोड़ी कम हुई है। बहरहाल अ, जो प्राइसेस का लेवल्स है वो ऊपर ही गया है सितंबर क्वार्टर में भी। जैसे कि मैंने बताया कि एनसीआर मार्केट में सेल्स में थोड़ी कमी आई लेकिन उसके बावजूद एनसीआर जैसे मार्केट में भी प्राइसेस बढ़े हैं। अंदाज़ा है डेवलपर्स को भी कि भी सेल्स अभी अच्छी हो रही है और इसी के साथ में कस्टमर्स की भी विलिंगनेस है खरीदने की, इन्वेंटरी लेवल्स कम है, जिसके मद्देनज़र भाव में जो बढ़ोतरी का माहौल है वो जारी है। इनफैक्ट खाली इंडिया में ही नहीं, हमने हमारे लेटेस्ट क्वार्टर के जो 55 ग्लोबल शहरों में ग्रोथ रेट्स को हमने ट्रैक किया, वहाँ पर भी हमने देखा करीब 55 में से 40-42 शहरों में ग्लोबली भावों की बढ़ोतरी का दौर शुरू है। ग्रोथ रेट्स में ज़रूर कमी आई है, लेकिन वो बढ़ रहे हैं। तो इस पॉज़िटिव माहौल के दरमियान ये ट्रेंड जारी रहा Q3 में भी। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે કિંમતોની વાત કરીએ તો દરેક શહેરની અંદર જુદી જુદી રીતે કિંમતો આપણને વધતી દેખાય છે, પણ ઓવરઓલ કિંમતોની અંદર આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કિંમતોની અંદર વધારો તો પ્રોપર્ટીની અંદર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો આ કઈ રીતનો વધારો છે એ આપ આપની સ્ક્રીન ઉપર અહીંયા આગળથી કિંમતોના વધારાને જોઈ શકો છો. विवेक जी, अब अगर हम बात करें कि किस तरीके का रुझान रहा है, आपने शुरुआत में ही बताया कि लक्जरी सेगमेंट में अच्छी वॉल्यूम के साथ शुरुआत में आपने जिस तरीके बताया वहाँ पे अच्छी खरीदारी हुई है. अगर हम बात कर ले परफॉर्मेंस की, अगर टिकट साइज़ के हिसाब से किस तरीके का सेल किस टिकट साइज़ में होता हुआ आपने पाया है? तो ये सारे मार्केट्स में ऐसे तो एक अलग-अलग लेवल की इंक्लिनेशन होती है कंज्यूमर्स की मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन अगर हम 3 सेगमेंट्स में देखें, जो 1 करोड़ के ऊपर के मकान और 50 लाख से 1 करोड़ वाले और 1 करोड़ 50 लाख के नीचे वाले मकान, तो इनमें देखा ये गया है कि जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो एक एक छोटा सेगमेंट था आज से 4-5 साल पहले, लेकिन अब वो सबसे बड़ा सेगमेंट उभरता हुआ नज़र आया है। करीब 46% सेल्स अब 1 करोड़ के ऊपर के मकानों में हो रही है। तो ये ट्रेंड उभर कर सब शहरों में आया। कुछ हद तक अगर देखें तो अहमदाबाद, कोलकाता जैसे मार्केट्स में अभी भी रुझान मिड सेगमेंट में ज़्यादा रहा। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे ही मार्केट्स में 1 करोड़ के ऊपर वाले मकानों में ज़्यादा ट्रेंड देखा गया। ઓકે, તો આપણે જે રીતે અહીં આગળથી વાત કરી રહ્યા છે 1 કરોડની ઉપરના મકાનોની ખરીદી અહીં આગળથી વધારે થતી દેખાઈ રહી છે અને આ પાછલા થોડા સમયથી આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે રુઝાન જે છે પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની અંદર એ લક્ઝરી સેગમેન્ટની અંદર વધારે દેખાઈ રહ્યું છે અને વેચાણ તો આપણે જે રીતે જોઈ શકીએ છીએ 50 લાખથી 1 કરોડમાં પણ વધતા દેખાયા છે. પણ જો તમે અહીં આગળથી જોશો 1 કરોડથી વધુ ની મોંઘી જે પ્રોપર્ટી છે એની અંદર 46% જેટલા વેચાણ વધ્યા છે. 50 લાખથી 1 કરોડની અંદર 30% જેટલા અને સૌથી ઓછા 50 લાખની નીચે એટલે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટના વેચાણ જે છે એ અહીંયા સૌથી ઓછા આ ક્વાર્ટરની અંદર થતા દેખાયા છે. તો આ પણ એક મહત્વનો મુદ્દો ચોક્કસપણે રહેશે.
अफोर्डेबल में हम विवेक जी देख रहे हैं कि जो रुझान है या हम जो भी कह सकते हैं खरीदारी है, लॉन्चेस भी अफोर्डेबल में कम है और सेल भी वहाँ पे हम कम दिख रहे हैं। डिमांड में फ़र्क है या किस तरीके का आप खास रीज़न देख रहे हैं कि सब जो आपकी रिपोर्ट के भी फाइंडिंग है, जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, लग्ज़री में ज़्यादा है, मिड सेगमेंट में बीच वाला माहौल है और अफोर्डेबल थोड़ा पिछड़ रहा है? तो देखिए अगर आंकड़ों को देखें तो ये समझ में आ रहा है कि डिमांड, सेल्स और लॉन्चेस दोनों ही कम हुए हैं, लेकिन मूल बात ये है कि इस सेगमेंट में मकानों की ज़रूरत है, बट क्योंकि कई सारे फैक्टर्स रहे जिसके वजह से यहाँ पर सेल्स में कमी आई लास्ट 2-3 सालों में। जैसे मैंने बताया, चाहे अफोर्डेबिलिटी प्रेशर्स के वजह से या इन सेगमेंट के कंज्यूमर्स की इनकम जब डिसरप्ट हुई पैंडेमिक के शुरुआत में, तो उसके वजह से जो सारा रुझान है वो प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट हुआ। इसी के साथ में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो भी वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि सेल्स वेलोसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। भावों में भी बढ़ोतरी के वजह से फिज़िबिलिटी, फाइनेंशियल फिज़िबिलिटी भी बेहतर हो जाती है उन सेगमेंट्स में, जिसके चलते लोअर सेगमेंट्स में अटेंशन एक बार के लिए काफ़ी कम हो गया है सप्लाई साइड का। अ, इस वजह से सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है इन्वेंट्री लेवल को, पोजीशंस को लेकर के। लेकिन ये कोई बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं है मार्केट मोमेंटम को लेकर के। आने वाले समय में इस सेगमेंट में एक्टिविटी बढ़नी चाहिए और यही हम उम्मीद करते हैं कि जैसे-जैसे कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुई है, उसी के साथ में जब इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न होती है, तो लोअर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। विवेक जी, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो डेटा आपने हमारे साथ शेयर किया आपके रिपोर्ट का, उसमें हम देख सकते हैं कि मुंबई के लिए सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेल्स होता हुआ हम देख रहे हैं। क्या वजह आप मुंबई मार्केट की इस बढ़ोतरी की देख रहे हैं? तो मुंबई एक इम्पोर्टेंट मार्केट शुरू से रहा है सेल्स एक्टिविटी को लेकर के रेज़िडेंशियल मार्केट में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली कमर्शियल एक्टिविटी जो है मुंबई में, जो जॉब ग्रोथ को लेकर के है, बिज़नेस को लेकर के है, वो स्ट्रॉन्ग रही है लास्ट अगर 1 सालों का भी ट्रेंड देखें तो। इसी के मद्देनज़र सेल्स एक्टिविटी रेज़िडेंशियल सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग रही। इसी के साथ में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है मुंबई में, जिसके वजह से लोगों को एक कॉन्फिडेंस है कि मुंबई की ग्रोथ है जो आने वाले समय में बरकरार रहेगी। तो इन वजहों से हमने देखा कि मुंबई का पार्टिसिपेशन जो है सेल्स ग्रोथ में वो बरकरार रहा। કે તો મુંબઈની અંદર આપણે જોઈએ છે કે એક સારો સેલ્સ થતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને મુંબઈમાં પ્રોપર્ટીની કિંમત વધારે હોવા છતાં પણ અહીં આગળથી એક સારા ઘરોના વેચાણ થતા દેખાઈ રહ્યા છે। આગળ વાત કરી લઈએ અમદાવાદની। विवेक जी, अहमदाबाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं, अहमदाबाद में थोड़ा सेल्स के लिहाज से भी और लॉन्च के हिसाब से भी हम जिसको फ्लैट बोल सकते हैं, इस तरीके का रुझान पाने को मिल रहा है। क्या रीजंस आप देख रहे हैं कि ये क्वार्टर थोड़ा सुस्त रहा है अहमदाबाद के लिए? तो अगर हम सेल्स लेवल्स की बात करें तो अहमदाबाद में भी ग्रोथ आई है। जो मेजर फ़र्क हमने ये देखा कि अफोर्डेबल सेगमेंट जो 50 लाख के घरों का जो रुझान था ज़्यादा, अब वो मिड सेगमेंट में मूव कर गया है। तो 50 लाख से 1 करोड़ वाले घरों में काफ़ी ट्रैक्शन आया है अहमदाबाद के केस में। तो वो ज़रूर देखा गया। इसी के साथ में प्रीमियम सेगमेंट में भी सेल हो रही है, लेकिन बड़े शहरों के मुकाबले बहुत कम है, तो इसलिए उस पे लाइमलाइट या अटेंशन इतना आता नहीं है। लेकिन मिड सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है अहमदाबाद में। ઓકે, તો અમદાવાદના માર્કેટની સ્થિતિ અંગે પણ આપણે અહીં આગળથી વાત કરી અને હવે જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે એક સારું ક્વાર્ટર અને આગળ હવે ફેસ્ટિવ સિઝન આવી રહી છે।
દશેરા દિવાળી ઉપર પણ ઘણા બધા ઘરોના बुकिंग्स થતા હોય છે, ઘણી ऑफर्स પણ અપાતી હોય છે। विवेक जी, आपसे भी हम ये समझना चाह रहे थे कि इस फेस्टिव सीजन में क्या अच्छी सेल्स हो सकती है, किस तरीके का आपको लग रहा है कि क्या माहौल बन सकता है। नरेट को जैसे जो डेवलपर एसोसिएशन है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपो वगैरह लगा रहे हैं, तो उसका भी एक बड़ा फायदा क्या मिल सकता है। अ, हाँ, ज़रूर क्योंकि जैसे हम देखते हैं ये जो सितंबर क्वार्टर होता है उसमें एक मॉनसून का भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। प्लस इसमें श्राद्ध का भी जनरली पीरियड आता है 15-16 दिनों का, जिसकी वजह से एक्टिविटी थोड़ी मंदी होती है। लेकिन जब हम फेस्टिव सीज़न की बात करें पर्टिकुलरली लास्ट क्वार्टर की, तो कस्टमर्स में माहौल एक बहुत ही अपबीट होता है। खर्च करने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, बड़े कमिटमेंट्स हैं वो साइन करने के लिए बहुत सारे अच्छे मुहूर्त के दिन आते हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान रहता है और डेवलपर्स भी इसी के मद्देनज़र अपने काफ़ी सारे लॉन्चेस को टाइम करते हैं। इस लास्ट क्वार्टर में जहाँ पर नवरात्रि से लेकर के दिवाली और आने वाले फेस्टिवल्स में लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ इस नए लॉन्च एक्टिविटी को लेकर के। तो इस ऐसे समय पे जब नए लॉन्चेस आ रहे हैं या एग्ज़िबिशन हो रहे हैं, तो कस्टमर्स के लिए भी बढ़िया है, उन्हें बेहतर अवेयरनेस आएगी, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें उनके बजट में, उनके रिक्वायरमेंट में कहाँ मिल सकते हैं प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल माहौल पॉज़िटिव है, अगर कस्टमर्स के लिए राइट प्रोडक्ट है, राइट प्राइसिंग है, तो उनका पार्टिसिपेशन ज़रूर बरकरार रहेगा और दिसंबर क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है, जिसके वजह से 2024 ओवरऑल ईयर एक स्ट्रॉन्ग ईयर रेज़िडेंशियल सेल्स को लेकर के इमर्ज होते हुए दिख रहा है। ઓકે, તો આપણે ઓવરઓલ કઈ રીતનો અહીંયા આગળથી માહોલ રહ્યો છે અને ફેસ્ટિવ સિઝનની કેવી ઇમ્પેક્ટ આવશે, એક સારા ઘરોની ખરીદારીના આંકડા આપણને દેખાઈ શકે છે। એક્ઝિબિશનનો લાભ અને તહેવાર સમયે જુદા જુદા ડેવલપર દ્વારા અમુક ઓફર્સ પણ આવતી હોય છે, તો આ આપણે એક સેન્ટિમેન્ટની પણ ખાસી અસર આપણે જોઈ શકતા હોઈએ છીએ फेस्टिवल सीजन में, तो એની ઇમ્પેક્ટ ચોક્કસથી જોવા મળી શકે છે। विवेक जी, ओवरऑल अब हम इस साल की अगर बात करें, क्योंकि अब हम दिवाली से थोड़े दिन एक आध महीना पहले बात कर रहे हैं, दिवाली पर जब हम मुड़ के वापस देखते हैं पूरा साल कैसा रहा, तो अगर हम रियल एस्टेट की, खास करके रेजिडेंशियल की बात करें, ये बीता हुआ साल हम दिवाली पे मुड़ के देखेंगे तो किस तरीके का रहता हुआ हमें लग रहा है और आगे कैसा रह सकता है। तो देखिए एक एक ओवरऑल ही पॉज़िटिव माहौल है देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के, व्यवसाय और जॉब ग्रोथ को लेकर के, जो हमारे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में भी दर्शा रहा है। 2024 के जो ग्रोथ रेट्स है वो भी अब ऊपर रिवाइज़ किए गए थे आरबीआई के भी अभी रिसेंटली। तो इन सब के मद्देनज़र ये तो ज़रूर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ में होम बाइंग सेंटिमेंट है कंज्यूमर्स का, वो भी बहुत पॉज़िटिव है। जैसे कि मैंने बताया कि हम ऑलरेडी चौथे साल में हैं इस अप साइकिल के और जनरली रियल एस्टेट साइकिल्स 5 से 8 साल की होती है साइकिल, तो उस हिसाब से हम दिवाली 2024 को भी एक हायर लेवल पर देख रहे हैं सेल्स को लेकर के, लॉन्च एक्टिविटी को लेकर के। तो ओवरऑल 2024 को जब हम देखेंगे तो हमें एक 12-13 साल की हाईएस्ट लेवल पर इस साल को देखने का अंदाज़ है। કે તો આપણે એક ખાસા હાઈ લેવલ ઉપર મલ્ટી યર હાઈઝ આ વર્ષને આપણે જોઈશું કે એક રિયલ એસ્ટેટ માટે જ સારું વર્ષ આપણને આ રહેતું દેખાઈ શકે છે। तभी वक्त हो गया है विवेक जी आपसे इजाज़त लेने का। आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और इस रिपोर्ट के बारे में, ओवरऑल रियल एस्टेट के बारे में हमने चर्चा की। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ જતાં જતાં આપને ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઉં કે આપના પ્રોપર્ટીને લગતા, રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણને લગતા, ઘરોના ખરીદ વેચાણને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય અમને ઈમેલ કરી શકો છો। અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com। ડિટેલ્સ સાથે અમને ઈમેલ કરો, નિષ્ણાતો પાસે અમે તમારા પ્રશ્નોની, સમસ્યાનું નિવારણ આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશું।
તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા, પણ વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.